गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ईथर चैनल। तो इसको समझने के लिए हमेशा की तरह हम लोग अपने MS पेंट पे आते हैं और पहले समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ईथर चैनल, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पहले इसका फंडामेंटल समझते हैं कि एक्चुअली ईथर चैनल है क्या, इसका यूज क्या है। देन इसका एक लैब करके भी हम लोग अच्छे से चेक करेंगे कि ये रियल इन्वायरमेंट में किस सिनेरियो के ऊपर काम करता है और कैसे इसका बेनिफिट हमें मिलता है रियल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईथर चैनल होता क्या है। तो ईथर चैनल को यदि डिफिनेशन फॉर्मेट पे हम बोलें तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। ईथर चैनल इज अ पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी। ईथर चैनल इज अ पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी which will add physical ports in one logical link, and it is used to provide high speed links and redundancy in layer 2 and layer 3 devices. Maximum we can add 8 PHYSICL physical links on ईथर चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं कि डिफिनेशन क्या कह रही है और फिर इसका यूज हमें क्यों है वो चेक करते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो हमें कह रही है, ईथर चैनल इज अ पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी विच विल एड फिजिकल पोर्ट्स इन, इनको हटा के ऑन डायरेक्टली हम बोल सकते थे पोर्ट्स ऑन लॉजिकल लिंक। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड लिंक एंड रिडंडेंसी in layer 2 and layer 3 devices. Maximum we can add 8 physical link on ether channel. इसको एक छोटी सी कॉमन लैंग्वेज में समझें तो पहले एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, वहां पे समझते हैं कि इसका यूज केस क्या है, इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, और फिर इसकी डिफिनेशन जो कह रही है वो समझते हैं कि एक्चुअली ये बताना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए सपोज हमने दो स्विचेज यहाँ पे रेडी किए और यहाँ पे दो होस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह सपोज दो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं और ये दोनों मेरे दो स्विचेज हैं इस टोपोलॉजी के अंदर। एक का नाम है S1 और एक का नाम है S2। जस्ट फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में जो लिंक है 100 Mbps का है। ठीक है, तो हुआ यूं कि एक छोटी सी टोपोलॉजी बनी हुई है, यहाँ पे दो स्विचेज आपस में कनेक्टेड है एक सिंगल लिंक के थ्रू, जिनके बीच में एक 100 Mbps का लिंक है, और दो यहाँ पे होस्ट या डेस्कटॉप कनेक्टेड हैं जो आपस में कुछ डेटा शेयरिंग करना चाह रहे हैं। बट इनका जो रिक्वायरमेंट है कुछ इस टाइप का है कि ये लगभग जो डेटा शेयर करेंगे कंटिन्यूसली वो लगभग 1000 Mbps का रहेगा। ऐसा कुछ मान के चलते हैं कि ये 1000 Mbps का कुछ डेटा शेयर करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। इनका
जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई यूटिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट, हाई लिंक यूटिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट इनको आया। कुछ सपोज आप ऐसा करिए, कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग टाइप का डेटा ये लोग आपस में शेयर करेंगे, उसके साथ मल्टीपल कुछ प्रोसेसेस करेंगे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा लिंक यूटिलाइजेशन चाहिए। तो हुआ यूँ कि जब ये दोनों 1000 Mbps का सपोज एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे, बट जो लिंक है मेरा अपलिंक है स्विचेज के बीच में, वो 100 Mbps का ही है। तो जैसे ही ये 1000 Mbps का ट्रैफिक इनके पास जाएगा और ये इस लिंक के थ्रू निकलने की कोशिश करेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंजेस्शन क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों स्विचेज के लिंक के बीच में एक कंजेस्शन क्रिएट होगा, क्योंकि इनके बीच में जो लिंक का स्पीड है वो 100 Mbps का है, बट जो ट्रैफिक आ रहा है वो लगभग 1000 Mbps का आ रहा है। तो अब यहाँ पे दो सिनारियो क्रिएट होते हैं, या तो मेरा मैनेजमेंट या मेरी कंपनी मुझे अलाउ कर रही है कि जो ये 100 Mbps का लिंक आप कनेक्ट कर रहे हैं, मींस आपके स्विचेज के बीच में, दोनों स्विचेज के बीच में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 1 गिग या 1 गिग के ऊपर का 10 गिग टाइप का या 1 गिग का एटलीस्ट आप एक अपलिंक पोर्ट अपलिंक कनेक्ट कर सके। मींस आपके राउटर्स या स्विच लेयर 2 डिवाइसेस हैं हमारी टोपोलॉजी में अभी के लिए, पर आप लेयर 3 डिवाइसेस भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उन डिवाइसेस में गीगाबिट पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है कि आप गीगाबिट का एटलीस्ट 1000 Mbps का एक अपलिंक क्रिएट कर सकें, क्योंकि आप सभी को पता है कि गीगाबिट जो पोर्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम हमें 1000 Mbps तक की स्पीड देते हैं। तो या तो आप स्विचेस को यहाँ से चेंज करें और ऐसे स्विचेस यहाँ पे इंस्टॉल करें अपने नेटवर्क के अंदर, रियल इन्वायरमेंट के अंदर, जो आपको अलाउ कर रहे हो कि आप वहाँ पे एक 1000 Mbps की अपलिंक को क्रिएट कर सकें या ऐड कर सकें। बट सपोज आपका मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि कुछ ऐसा आप देखिए, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी कि हम इन्हीं एग्जिस्टिंग स्विचेस के बीच में ही अपना 1000 Mbps का ट्रैफिक भेज सकें। ठीक है, तो आप अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, उनसे आपने कंसल्ट किया या कि ऐसा ऐसा हमें नेटवर्क में रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी हेड ऑफिस, सपोज यदि आप ही नेटवर्क एडमिन है अपने साइट पे, तो आप अपने हेड ऑफिस नेटवर्क टीम से डिस्कस करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरा साइट पे रिक्वायरमेंट आया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या ऐसा कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आपको पता है तो ठीक है, या फिर आप डिस्कस करके पता करेंगे, सीधी सी बात है। तो एक ईथर चैनल करके टेक्नोलॉजी है जो आपको अलाउ करती है कि आप इस तरह के, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के 100 Mbps के दोनों स्विचेस के बीच में एटलीस्ट मैक्सिमम आप 8 लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लिंक आपका 100 Mbps का है, तो जब आप 8 लिंक यहाँ पे अपलिंक्स कनेक्ट कर देंगे तो एटलीस्ट आपको 800 Mbps का एक अपलिंक मिलेगा यहाँ पे। बट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही हम लिंक्स को, आप एक से ज्यादा लिंक को हम दो स्विचेज के बीच में, आपस में दो लेयर 2 स्विचेज के बीच में कनेक्ट करते हैं, तो वो होता क्या है कि एक एसटीपी करके प्रोटोकॉल डिफॉल्ट में इनेबल्ड रहता है स्विचेज के अंदर। इनमें से वो एटलीस्ट 3 लिंक को ब्लॉक स्टेट पे डाल देगा और एक लिंक को फॉरवर्ड स्टेट पे रखेगा। तो फिर से मेरे पास वही समस्या आएगी कि मेरा जो ट्रैफिक जाएगा वो खाली 100 Mbps की स्पीड से ही जाएगा, क्योंकि मेरे 3 लिंक तो ब्लॉक कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो इथर चैनल का काम यही है। इथर चैनल क्या करता है, जो फिजिकल यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं, इन फिजिकल लिंक्स को कंबाइन करके एक सिंगल लॉजिकल लिंक क्रिएट कर देता है। तो स्विच क्या समझेंगे, कंसिडर करेंगे कि ये जो 4 लिंक है, ये 4 लिंक ना होके एक सिंगल लिंक है, एक सिंगल लॉजिकल लिंक है 400 Mbps का, जिससे आपका डेटा यहाँ से 400 Mbps की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो ये लॉजिकल लिंक्स यहाँ पे कनेक्ट होके 400 Mbps का एक लॉजिकल लिंक क्रिएट होगा। ठीक है, बट इसके लिए ये जो आप लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका भी एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को मीट करके ही आप CRITERIA, क्राइटेरिया क्या है या कंडीशन क्या है, कुछ भी आप समझ लीजिए कि किन कंडीशंस में आप दो स्विचेस के बीच में दोनों तरफ से अपलिंक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया या कंडीशन वो ये है। सबसे पहले कंडीशन की यदि हम बात करें, तो आपके जो पोर्ट्स हैं उनका जो डुप्लेक्स की सेटिंग है वो सेम डुप्लेक्स होने चाहिए।
इनका जो ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, मीन्स जो पोर्ट की सेटिंग है वो सेम होनी चाहिए, या तो दोनों डुप्लेक्स में हो या हाफ डुप्लेक्स में हो। तो जो डुप्लेक्स की सेटिंग है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर की हम बात करें, दोनों लिंक का स्पीड शुड बी सेम। ऐसा नहीं कि एक का स्पीड 100 Mbps का है, दूसरे का 1000 का, इसमें से हम 3 100 Mbps वाली ले लें, एक को 1000 की ले लें, उसको कंबाइन कर दें, ऐसा अलाउ नहीं करेगा इथर चैनल। आपको सेम स्पीड के लिंक्स लेने पड़ेंगे इथर चैनल को बनाने के लिए, तो स्पीड शुड बी सेम। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया है, यदि आप दोनों एंड पे सिंगल, सपोज यदि डिफॉल्ट में आप कोई भी विलेन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट में सिंगल विलेन वन दोनों तरफ आपको मिलेंगे। तो यदि सिंगल विलेन के ऊपर आप इधर चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारे पोर्ट्स आपके सेम विलेन पे होंगे। यदि नहीं है, आप मल्टीपल विलेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो विलेन नंबर इनका सेम होना चाहिए, सारे पोर्ट्स का विलेन नंबर सेम होना चाहिए। मींस इधर के सारे पोर्ट यदि विलेन 10 पे हैं, तो इधर के सारे सारे पोर्ट विलेन 10 में होने चाहिए। ठीक है, जिनको भी आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जिन पोर्ट्स को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो सपोज सारे इधर के भी पोर्ट्स यदि विलेन 10 में है, तो इधर के भी सारे पोर्ट विलेन 10 में होने चाहिए, या सिंगल विलेन में तो सिंगल विलेन में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद स्विच पोर्ट का मोड वगैरह की बात तो हम ऑलरेडी सेटिंग की कर लिए हैं। ठीक है, तो मिनिमम ये 3 क्राइटेरिया की बात हम करेंगे यहाँ पे, कि इनका जो स्पीड है वो सेम होना चाहिए, और जो डुप्लेक्स की या मोड की सेटिंग है वो सेम होनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मेरे से मिस हो रहा था, स्विच पोर्ट SWITCH स्विच पोर्ट मोड SHOULD शुड बी सेम। वो क्या सेम होना चाहिए, या तो वो एक्सेस हो या तो ट्रंक हो। जितने भी लिंक्स को आप इधर यूज करना चाह रहे हैं, जितने भी इधर के पोर्ट और इधर के पोर्ट यूज करना चाह रहे हैं, वो सारे पोर्ट या तो एक्सेस पोर्ट हो, ठीक है, तो स्विच पोर्ट मोड नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड या पोर्ट मोड आपको समझने के लिए मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि इधर के सारे पोर्ट या तो एक्सेस पोर्ट होने चाहिए, या तो दोनों तरफ के सारे पोर्ट आपके ट्रंक पोर्ट होने चाहिए। तो इन कुछ कंडीशंस का बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ जो भी जिन पोर्ट्स को यूज करके आप इथर चैनल बनाना चाह रहे हैं, उनके अंदर कॉमन सेटिंग होनी चाहिए। कॉमन सेटिंग इन द सेंस दोनों साइड में सेम टाइप की सेटिंग अप्लाइड होनी चाहिए पोर्ट्स के ऊपर, तभी आप इथर चैनल क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इथर चैनल के कुछ मोड्स हैं, उन मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इथर चैनल मोड्स, बेसिकली इथर चैनल के मोड की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज यदि हम इसके मोड को देखें, तो बेसिकली अपने को दो टाइप के मोड मिलेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सेंटर पे लाते हैं। पहला जो इसका मोड है उसको बोलेंगे मैनुअल मोड। पहला जो इसका मोड है वो है मैनुअल मोड। दूसरा जो इसका मोड है उसको बोल सकते हैं डायनेमिक मोड। कॉन्फ़िगरेशन वाइज यदि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम देखें या इथर चैनल के मोड्स की ही बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के मोड्स आपको मिलेंगे, मैनुअल मोड और डायनेमिक मोड। ठीक है, तो मैनुअल मोड का जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ऑन करके एक कमांड है जो आपको चलानी पड़ेगी दोनों तरफ। इस तरफ भी आपको ऑन लिखना पड़ेगा, इस तरफ भी ऑन लिखना पड़ेगा। इसको आगे करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। डायनेमिक को यदि आप यूज करेंगे, डायनेमिकली यदि आप चाह रहे हैं कि इथर चैनल आपका क्रिएट हो स्विच के अंदर, तो उस टाइम पे स्विचेज आपको दो टाइप के यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को अलाउ कर रहा है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे हम लोग।
पहला जो आपका प्रोटोकॉल है वो है PAGP। दो टाइप के प्रोटोकॉल्स को आप यूज करके डायनेमिकली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, LACP। ठीक है, अब समझते हैं कि PAGP और LACP क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और PAGP का पहले यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं कि PAGP बेसिकली क्या होता है, LACP बेसिकली क्या होता है। तो फुल फॉर्म भी कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो वहां भी आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि PAGP का फुल फॉर्म क्या होता है, LACP का फुल फॉर्म क्या होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है वो बताइए। तो जो आपका PAGP है इसका फुल फॉर्म है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और LACP का है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, शायद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में डिफरेंट क्या है। ये पहले डिफरेंट की यदि हम बात करें तो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, PAGP सिस्को प्रोप्राइटरी है, और LACP की यदि हम बात करें तो ये ओपन स्टैंडर्ड है। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है इन द सेंस कि ये जो PAGP प्रोटोकॉल है सिर्फ सिस्को डिवाइसेस के अंदर ही चलेगा। ओपन स्टैंडर्ड होने का मीनिंग ये है कि LACP को आप सिस्को के अंदर भी चला सकते हैं और नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर भी रन कर सकते हैं। दूसरा जो इनमें मेजर डिफरेंट है उसकी बात कर लेते हैं। PAGP प्रोटोकॉल जो है बेसिकली दो मोड में वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट विल वर्क इन 2 मोड्स। अब इसकी मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोड नंबर A है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली जब आप लैब में इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे आपको ये अलाउ नहीं करता कि PAGP प्रोटोकॉल डालें या LACP प्रोटोकॉल डालें। हालांकि आगे चल के आप उसको भी कर पाएंगे, बट अभी जो हम बेसिक लेवल में देखेंगे कि PAGP जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको PAGP नहीं दिखेगा कि PAGP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि LACP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इनके मोड्स को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। जब जिस मोड को आप यूज करेंगे उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि ये मोड PAGP के अंदर था और ये मोड LACP के अंदर था। तो जो इसके बेसिकली दो मोड हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला मोड है DESIRABLE, डिजायरेबल मोड है। अब डिजायरेबल मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिजायरेबल मोड क्या करेगा, एक्टिवली निगोशिएट कर पाएगा, या इसको और कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो ये सेंड कर पाएगा, और RECIE रिसीव करेगा मैसेजेस को। इसको ऐसा बोल दें, या डिजायरेबल को दूसरे अभी और कॉमन लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं। पहले समझे कि डिजायरेबल का मतलब हो गया जिस पोर्ट को हम डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर देंगे वो मैसेजेस को सेंड कर पाएगा और रिसीव कर पाएगा। ठीक है, बट ऑटो मोड पे क्या रहेगा, इसका दूसरा मोड है ऑटो, नंबर B पे है ऑटो। ऑटो मोड में क्या करेगा, जो सपोज यहाँ पे दो स्विचेज हैं और इस स्विच की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है इसको निगोशिएट करने के लिए कि आप लिंक एग्रीगेशन में ऐड हो जाओ या लिंक एग्रीगेशन में आप पार्टिसिपेट कर लो। तो ये यदि इस तरफ से यदि मैसेज आ रहा है और इस तरफ के पोर्ट का रोल यदि हम ऑटो दे के रखे हैं तो ये क्या करेगा कि सिर्फ उसको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई ओनली करेगा। ये अपने से सामने वाले को कभी निगोशिएट नहीं करेगा कि आप आके सपोज S1 में हमने ऑटो कर दिया और S2 में डिजायरेबल कर दिया। ठीक है, तो ऑटो मोड वाला कभी भी S1 स्विच S2 स्विच को निगोशिएट नहीं करेगा
या यहाँ से कोई मैसेज इनिशिएट नहीं करेगा कि आप आके इथर चैनल में पार्टिसिपेट कर लो। तो बेसिकली ये है, डिजायरेबल मोड क्या करता है कि मैसेज को सेंड रिसीव करेगा, मीन्स ये निगोशिएशन को इनिशिएट भी करेगा और निगोशिएशन यदि इसके पास कुछ आ रहा है तो उसको रिप्लाई भी करेगा। इसीलिए मैंने सिंगल कॉमन लैंग्वेज में एकदम से लिख दिया है कि मैसेज को सेंड और रिसीव करेगा, बट ये निगोशिएशन के लिए जो मैसेज आ रहे होंगे ऑटो मोड उसको ओनली रिप्लाई करेगा। इसी तरह यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसके भी दो मोड होते हैं, इट विल वर्क इन 2 मोड्स। ये भी 2 मोड में वर्क करेगा, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा पेंट में टाइप करना मुश्किल पड़ता है, बट ठीक है। पहला जो इसका मोड है वो एक्टिव मोड है। अब एक्टिव मोड सेम वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पे डिजायरेबल मोड काम कर रहा है। बी नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मिलेगा एक पैसिव मोड। बी नंबर पे पैसिव मोड होगा और पैसिव मोड सेम वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पे ऑटो मोड काम कर रहा है। तो अब जो चीज मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंट है पहले उसको भी समझ लेते हैं। मेजरली इन दोनों के बीच में दो टाइप के ही डिफरेंट रहेंगे, तो इन्हीं को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंट जो हमने बोला कि ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है पीएजीपी, तो ये तो आपको नेचुरली समझ में वर्ड सुन के अब इस कंडीशन में आप लोग आ चुके हैं कि यदि कोई सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल इस टाइप के वर्ड्स बोलता है तो क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये उस प्रोटोकॉल की अपन बात कर रहे हैं जो ओनली सिस्को डिवाइसेस या सिस्को हार्डवेयर के अंदर ही चलेगा, नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर नहीं चलेगा। दूसरी यहाँ पे यदि हम बात करें ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड होने का मीन्स ये है कि जो LACP प्रोटोकॉल है ये सिस्को डिवाइसेस के अंदर भी चलेगा और नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर भी चलेगा। मीन्स यदि हम कभी भी इथर चैनल अपने नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर बनाना चाह रहे हैं, नॉन सिस्को ब्रांड के अंदर, तो हमें LACP का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड और मेजर डिफरेंट है, जो मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि आप PAGP कर रहे हैं या LACP कर रहे हैं। जब ये मोड्स को आप कॉन्फ़िगर करेंगे उस हिसाब से स्विच कंसीडर कर जाता है कि आप PAGP कॉन्फ़िगर कर दिए या LACP कॉन्फ़िगर कर दिए। कैसे? यदि आप कॉन्फ़िगरेशन करते समय, इथर चैनल बनाते समय, जो चैनल का जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे उस समय यदि मोड डिजायरेबल लेते हैं या ऑटो लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक मोड लेंगे तो स्विच समझ जाएगा कि आपने PAGP कॉन्फ़िगर किया है। इन केस आप एक्टिव मोड या पैसिव मोड इनमें से कोई भी एक मोड लेते हैं तो स्विच कंसीडर करेगा कि आपने LACP कॉन्फ़िगर कर दिया है, उस हिसाब से वो एक्शन आगे ले लेगा। अब नेक्स्ट चीज जो इसी से एकदम रिलेवेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसके मोड्स के बारे में तो बात कर लिया कि डिजायरेबल मोड, ऑटो मोड, एक्टिव मोड, पैसिव मोड, बट ये दोनों ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक तरफ हम आधे को डिजायरेबल मोड में, सपोज यहाँ पे 4 कनेक्शन है तो 2 को मैं डिजायरेबल में रख दूं, 2 को ऑटो में रख दूं और इस तरफ मैं 2 को किसी दूसरे मोड पे रख दूं, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो ठीक है, इसको समझते हैं पहले कि जब हम इथर चैनल बनाएंगे तो मोड्स तो हम इस हिसाब से यूज करेंगे कि हमको ये मोड रखना है कि ये मोड रखना है। ठीक है, जिस मोड को आप यूज करेंगे स्विच कंसीडर कर जाएगा कि हमारे अंदर ये प्रोटोकॉल इनेबल हो चुका है, उस हिसाब से वो एक्शन लेगा। अब जब आप प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे तो ये दो स्विचेज के बीच में एक्शन कैसे होगा वो थोड़ा समझते हैं। कैसे? सपोज मैं स्विच 1 यहाँ पे लेता हूँ, सॉरी, और स्विच 2 मैं इधर लेता हूँ। क्या हो गया? आ नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं S2 कर देता हूँ। होगा क्या? S1 साइड के पहले सारा कुछ बात कर लेते हैं। S1 में सपोज आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको मोड मिलेंगे वो
इतने मोड मिलेंगे, या तो आप डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो आप ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो आप एक्टिव कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो आप पैसिव कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऑन करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट ऑन आपका मैनुअल प्रोसेस हो गया। सेम चीज अब यदि S2 की तरफ आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो डिजायरेबल के साथ किस कॉन्फ़िगरेशन को मैच करेंगे कि आपका जो रिजल्ट आए वो प्रॉपर वर्क करे। तो डिजायरेबल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? डिजायरेबल के साथ आप डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, DESIRABLE। डिजायरेबल के साथ आप डिजायरेबल कॉन्फ़िगर करेंगे तो चलेगा। मींस यदि आपने इस तरफ डिजायरेबल किया और इस तरफ डिजायरेबल भी कर दिया चैनल का ग्रुप बनाते समय, तो स्विच कंसीडर कर लेगा कि हाँ मेरे अंदर PAGP प्रोटोकॉल इनेबल हो गया है। और वो डिजायरेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि निगोशिएशन का मैसेज को वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो इस तरफ से भी निगोशिएशन का मैसेज सेंड होगा और एक तरफ से सपोज उसने निगोशिएशन का मैसेज रिसीव कर लिया तो इधर से सेंड और इधर से रिसीव और इधर चैनल बन जाएगा। दूसरा, ऑटो के साथ यदि मैं डिजायरेबल कॉन्फ़िगर करता हूँ, DESIRABLE, एक तरफ हमने ऑटो कॉन्फ़िगर किया, एक तरफ डिजायरेबल कॉन्फ़िगर किया। तो जिस तरफ से हमने डिजायरेबल कॉन्फ़िगर किया तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये नेगोशिएशन के जो मैसेज होंगे उन्हें सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है। तो सपोज इसने यहाँ से नेगोशिएशन के मैसेज सेंड किया और ऑटो की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैसेज को ओनली रिप्लाई करता है। ठीक है, नेगोशिएशन इनिशिएट नहीं करता। इनिशिएट करना मीन्स कि काम को शुरू करना, तो वो नेगोशिएशन इनिशिएट नहीं करता। उसके पास जो मैसेज आएगा उसको चुपचाप से एक्सेप्ट करके उसका रिप्लाई दे देगा कि हाँ आप यदि आप मुझे अपने इथर चैनल में ऐड करना चाहते हो तो मैं एग्री हूँ। बट मैं शुरू से ये नहीं बोलूंगा कि आप आके उस इथर चैनल में ऐड हो जाओ जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। दोनों डिफरेंट, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। S1 जो इथर कोई भी ऐसा मैसेज इनिशिएट नहीं करता कि वो S2 को बोले कि जो इथर चैनल में बना रहा हूँ उसमें आके आप ऐड हो जाओ। ठीक है, ये क्या बोलता है कि हाँ जो इथर चैनल आप बना रहे हो उसका मैसेज मुझे इनविटेशन मुझे आया है, उस इनविटेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आपके इथर चैनल में जाके ऐड हो जाता हूँ। तो ये इनिशिएट करना और मैसेज का रिप्लाई करने में बेसिक डिफरेंट हो गया। अब एक और कंडीशन यहाँ पे आती है, आगे उसकी बात कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है। अब एक्टिव और पैसिव की बात कर लेते हैं। एक्टिव और एक्टिव यदि मोड आते हैं तो सेम वही कंडीशन होगी जो डिजायरेबल और डिजायरेबल। तो ये दोनों मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो मेरी जो कंडीशन क्रिएट होगी वो प्रॉपर वर्क कंडीशन क्रिएट होगी। ये जब बनेगा तो ये वर्क करेगा। इस तरह यदि मैं मैच कराता हूँ तो ये वर्क करेगा। एक्टिव और एक्टिव को यदि मैं मैच कराता हूँ तो भी वर्क करेगा। आगे समझिएगा, पैसिव के साथ यदि मैं एक्टिव लेता हूँ तो भी वर्क करेगा। नेक्स्ट कंडीशन पे यदि हम लोग आए तो पहले मैं इधर ऑन है तो इधर भी ऑन करेंगे तो भी चलेगा। ये मैनुअल कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन की यदि हम बात करें, ऑटो और पैसिव, ये दो कंडीशन और कैसे बन सकती हैं। यदि मैं ऑटो के साथ ऑटो बोलना चाहूँ कि एक तरफ मैंने ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया दूसरी तरफ भी मैं ऑटो कॉन्फ़िगर करूँ तो ये नॉट वर्क रहेगा, मीन्स ये वर्क नहीं करेगा। पैसिव के साथ यदि मैं पैसिव लेके चलूं तो ये भी नॉट वर्क करेगा, मीन्स ये वर्क नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इस तरह भी मैंने एक्टिव बोला इस तरह भी मैंने एक्टिव बोला। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बोलेगा भैया ठीक है जो आप इधर चैनल ग्रुप बना रहे हो उसमें मैं जाके ऐड हो जाऊंगा। इधर भी ऑटो है, ये भी बोलता है इसको कि ठीक है आप जो इधर चैनल बनाना चाह रहे हैं मैं भी जाके उसमें ऐड हो जाऊंगा। बट इधर चैनल दोनों में से कोई बना नहीं पा रहा क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी नहीं होती। मीन्स ये इधर चैनल क्रिएट करने के लिए मैसेज इनिशिएट नहीं कर सकता ऑटो मोड में, तो इसलिए काम नहीं करेगा। सेम वैसी पैसिव में कंडीशन है। तो इसलिए यदि ऑटो और ऑटो पैसिव या पैसिव कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे मेरा इथर चैनल वर्क नहीं करेगा। तो ये था बेसिकली इथर चैनल के बारे में कि इथर चैनल होता क्या है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों आई, इसके क्राइटेरिया क्या थे, इथर चैनल के मोड्स कितने हैं, मैनुअली और डायनेमिक। मैनुअल में ये है, डायनेमिक में PAGP और LACP है। अब PAGP और LACP के अंदर कुछ इसके मोड्स काम करते हैं, उन मोड्स के बारे में हमने देखा। किस मोड को यदि एक तरफ
कॉन्फ़िगर करते हैं तो दूसरी तरफ मुझे किस मोड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ताकि मेरा ईथर चैनल प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ईथर चैनल का जो फंडामेंटल है प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अब इसके लैब की तरफ बढ़ते हैं और इसका लैब शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना पैकेट ट्रेसर को ओपन करता हूं और यहाँ पे एक छोटी सी और एक अच्छी लैब क्रिएट करते हैं। और हमने अपने यहाँ पे बात की फंडामेंटल में सिंगल विलेन के ऊपर भी हमने बात किया था कि जब सिंगल विलेन इस तरफ हो और सिंगल विलेन इस तरफ हो तो हमारा कैसे क्रिएट होगा यहाँ पे ईथर चैनल, या दोनों तरफ मेरे मल्टीपल विलेंस हो। तो दोनों चीजों को करके देखेंगे और रिडंडेंसी की भी हमने बात की थी, तो रिडंडेंसी हमें कैसे मिलेगी उसको भी करके देखते हैं। तो एक सिंपल सी छोटी सी लैब बनाते हैं। दो स्विचेज को मैं यहाँ पे सीधा सा कनेक्ट करता हूँ। दो स्विचेज हम लिए, दोनों स्विचेज के साथ एक एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी एक एक नोड्स यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने बोला था कि यहाँ पे आपको जो अपलिंक लेना है वो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 2 या 3 4 5 6 मैक्सिमम आप 8 अपलिंक्स को आपस में कंबाइन करके एक लॉजिकल पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने 4 लिंक्स को ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं, मैं यहाँ पे जो चैनल्स का कनेक्शन कर रहा हूँ वो एक सीक्वेंस में कर रहा हूँ। एक सीक्वेंस में इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं सीधा इंटरफेस रेंज की कमांड चलाऊं और 1 नंबर से 4 नंबर तक के पोर्ट को उठा के सीधा कॉन्फ़िगर कर दूं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 नंबर का पोर्ट इधर से लें, इधर पे 1 नंबर पे डालें, इधर पे 5 नंबर का लें, फिर इधर 5 नंबर पर डालें। कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही आप पोर्ट्स को ईथर चैनल में कनेक्ट करें। एक के बाद आप 5 6 10 8 आप किसी भी रैंडम फॉर्मेट पे पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बट उस केस में होगा क्या कि आपको एक एक, यदि आपने इधर 2 नंबर का पोर्ट लिया, फिर 5 का लिया, फिर 10 का लिया, तो आपको एक एक पोर्ट के अंदर पहले लॉग इन होना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ईथर चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है कि मेरा एक ही कमांड में काम हो जाए। तो ये कंफ्यूजन को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप आप एक तरफ से सीक्वेंस में ही लेकर के पोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर पोर्ट से इस डेस्कटॉप को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक 10 नंबर पोर्ट से इस डेस्कटॉप को कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। हम लोगों ने एसटीपी में पढ़ा था कि एसटीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा अपलिंक स्विचेस के बीच में कनेक्ट होते हैं तो स्विच क्या करता है, उनको मैक्सिमम लिंक्स को क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा और एक लिंक को सिर्फ वो फॉरवर्डिंग स्टेट पर रखेगा। तो कोई भी एक स्विच को ओपन करते हैं और यहाँ पे इनेबल में जाके कॉन्फ़िग टी में जाते हैं और इसका होस्ट नेम पहले चेंज कर देते हैं। सपोज मैं इसको S2 कर दिया और यहाँ पे डू शो स्पैनिंग ट्री में करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके सारे पोर्ट्स डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड मोड पे हैं। मींस ये मेरा रूट ब्रिज बन चुका है, जिसकी बात हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसके तरफ आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं, होस्ट नेम इसका चेंज करके S1 कर देते हैं और डू शो स्पैनिंग ट्री करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला पोर्ट रूट फॉरवर्ड पोर्ट बना हुआ है जिससे आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड हो सकता है। 3 पोर्ट इसके ब्लॉक स्टेट पे हैं। चौथा ये जो पोर्ट दिखा रहा है जिससे हम एक डेस्कटॉप कनेक्ट करके रखे हैं पोर्ट नंबर 10 से, उसका दिखा रहा है कि ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड, ये पोर्ट भी आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है। बट बेसिकली हमने ये 4 पोर्ट्स ही एज अ अपलिंक कनेक्ट किए हैं। इसको चेक करने के लिए वापस से मैं आपको बता देता हूँ, डू शो CDP नेबर करके एक कमांड होती है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कनेक्शन आपने किधर से किए हैं। S2 के साथ ये आपने सारे कनेक्शन स्टेबल किए इन पोर्ट से 1 2 3 4 और सामने वाले के स्विच के साथ आपने 1 2 3 4 पे ये कनेक्शन डाले हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों डेस्कटॉप के बीच में एक स्टैटिक आईपी, ज़्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना करके कि मैं पहले DHCP बनाऊँ या फिर सारी चीज़ें वैसे कॉन्फ़िगर करूँ, मैं एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ। मैं दोनों स्विचेज के बीच में 192 या 10 का सीरीज का एक या कुछ भी ले लेते हैं, 192.168.100.10 यहाँ पे मैंने कर दिया और 192.168
100.20 को मैं एज अ गेटवे ट्रीट करा लेता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं आता हूँ इस स्विच के ऊपर भी 192.168.100.20 में इधर डालता हूँ, जिसको मैं एज अ गेटवे दूसरे स्विच में ट्रीट कराना चाह रहा हूँ। 192.168.100.20 इसकी आईपी है और 10 मीन्स इसका जो आईपी है इसके लिए मैं गेटवे बोल रहा हूँ और इसकी जो आईपी है मैं दूसरे स्विच पे गेटवे एज अ गेटवे उसको बोल रहा हूँ। अब इस दोनों डेस्कटॉप मेरे आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए। पिंग 192.168.100.10 पिंग कर रहा है। 20 तो इसी का आईपी है तो पिंग करेगा ही, ठीक है। तो अभी जस्ट सिंपल से कम्युनिकेशन मैंने स्टेबल कर दिया, सिंपल से टोपोलॉजी बनाई, दो स्विचेज लिए, उनके बीच में अपलिंक्स डाला और यहाँ पे मैंने दोनों डेस्कटॉप के ऊपर एक एक कनेक्शन किया और इनके ऊपर जो वीलैन है वो वीलैन में भी एक ही चल रहा है। डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे, सॉरी डू शो वीलैन ब्रीफ। तो आप देख पा रहे होंगे डिफॉल्ट में वीलैन 1 जो क्रिएटेड रहता है उसके अंदर सारे पोर्ट्स ऐड है, मैंने कोई अलग से वीलैन क्रिएट नहीं किए हैं। अब हम इथर चैनल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और कॉन्फ़िग टी मोड पे जा करके, सॉरी आपको पोर्ट के ऊपर इंटरफेस करना पड़ेगा। तो इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेकर के 4 पोर्ट्स को हमने यहाँ पे लिया है। तो चैनल का मुझे ग्रुप बनाना है, CHANNEL चैनल ग्रुप। सॉरी कुछ डाउट लगे तो क्वेश्चन मार्क करें, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। चैनल ग्रुप के बाद एक आपको क्वेश्चन मार्क करके ऐसा देखेंगे तो पूछ रहा है चैनल के ग्रुप का नंबर देना है। जो ये नंबर आप दे रहे हैं ये नंबर आप ऐसा कंसिडर करके चलें कि स्विच के अंदर जो पोर्ट्स हैं, सपोज 24 पोर्ट का स्विच है तो 1 से लेकर 24 पोर्ट तक के आपके पास फिजिकल पोर्ट हो गए। और ये जो 4 नंबर का एक नंबरिंग आपने ग्रुप की नंबरिंग की तो एक 4 नंबर का लॉजिकल पोर्ट स्विच के अंदर क्रिएट होगा, जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये नंबर क्या है, एक लॉजिकल पोर्ट का नंबर है। तो चैनल ग्रुप स्पेस नंबर देन क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपसे पूछ रहा है मोड के बाद आपको ये 4 मोड दिखेंगे जिनकी हम बात कर रहे थे, एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, पैसिव और ऑन। ऑन इन द सेंस कि दोनों तरफ जब ऑन कर देंगे तो मीन्स मैनुअली आपने इथर चैनल बना दिया। बट आप डायनेमिकली जब इथर चैनल बनाना चाह रहे हो तो आप एक्टिव, ऑटो, पैसिव, डिजायरेबल इन मोड्स का यूज करेंगे। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक तरफ एक्टिव रखें तो दूसरी तरफ एक्टिव रख सकते हैं, एक तरफ डिजायरेबल तो दूसरी तरफ डिजायरेबल, इसकी बात ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तो इथर इस तरफ मैं अभी सपोज डिजायरेबल करता हूँ और क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो अभी कैरी रिटर्न आ रहा है मुझे, मीन्स मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता हूँ। ये मैंने इथर चैनल एक तरफ बना दिया। दूसरी तरफ इथर चैनल बनाने के लिए वापस से मुझे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के 4 तक मैं जाऊंगा। कुछ मैंने अगर गड़बड़ किया गया, इंटरफेस रेंज नहीं लिखा था, सॉरी, इंटरफेस रेंज FA फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 4 तक मैं जाऊंगा। और CHANNEL चैनल ग्रुप बनाना है मुझे। चैनल का ग्रुप का जो नंबर रहेगा इस तरफ सेम रहना चाहिए जो आप पहले इथर चैनल में आपने डाला है। इसके बाद उसका मोड लिखेंगे, मोड उस तरफ मैंने डिजायरेबल किया था तो इस तरफ मैं ऑटो कर देता हूँ। सिर्फ जो नॉट वर्किंग कंडीशन है वो ऑटो और पैसिव है, तो इसको याद रखिएगा, बाकी आप कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। तो इस तरह मैं ऑटो करता हूँ और एंटर करता हूँ, इसका इन्फॉर्मेशन को करता हूँ सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए सारा नेगोशिएशन मेरा होने लगा है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और ये जो मुझे अल्टरनेट ब्लॉक और इन सभी कंडीशंस में दिख रहे थे स्पैनिंग ट्री के अंदर, अभी वो सब हट जाएंगे। ये देखिए नेगोशिएशन अभी हो रहा है इसलिए रेड कंडीशन में चला गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं और इसका नेगोशिएशन कंप्लीट होने देते हैं। ये यहाँ पे जैसे ही हमने सेव कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया तो पोर्ट चैनल जो हमने बनाया था 14 उसका स्टेट अप हो चुका है। अभी थोड़ा सा नेगोशिएशन यहाँ पे चल रहा है। प्रोबेबली आपको 1 मिनट के आसपास 1 से 1.5 मिनट वेट करना पड़ेगा इसको अप स्टेट पे आने के लिए। ये आ चुका है, ठीक है। अब मेरा इथर चैनल बना या नहीं बना इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए कमांड है शो
पोर्ट सॉरी शो चैनल क्वेश्चन मार्क करते हैं शो इथर चैनल, यस शो इथर चैनल समरी करके कमांड है, आप एंटर करेंगे तो समरी में ब्रीफली आपको यहाँ से कुछ मैसेजेस दिखेंगे। इन टोटल मैसेज को थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। ये बताता सबसे पहले ग्रुप नंबर आपने 4 दिया था, पोर्ट चैनल का नंबर आपने 4 दिया था, उसके ब्रैकेट में जो एस और यू दिख रहा है, एस का मीनिंग है कैपिटल एस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैपिटल एस और स्मॉल एस दोनों है, तो अभी यहाँ पे कैपिटल एस है। कैपिटल एस का मतलब है कि जो आपने ईथर चैनल बनाया है वो लेयर 2 डिवाइस के अंदर बनाया है। इसके बाद यू का मतलब है कि ये यूज में है। प्रोटोकॉल कौन सा लगा, पीएजीपी। कॉन्फ़िगरेशन करते समय क्या हमने पीएजीपी बताया था, नहीं बताया था, बट हमने क्या यूज किया था, डिजायरेबल और ऑटो। तो ये दोनों मोड किसके हैं, पीएजीपी प्रोटोकॉल के हैं। यदि मैं एक तरफ एक्टिव या पैसिव या एक्टिव यूज करता तो मुझे यहाँ पे एलएसीपी दिखाता। तो मैं इसी कंडीशन की बात कर रहा था कि हम लोग प्रोटोकॉल्स के मोड को यूज करके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो स्विच ऑटोमेटिक कंसीडर कर जाता है कि किस प्रोटोकॉल की बात हो रही है। फिर यहाँ पे फास्ट इथरनेट 1 से लेकर के फास्ट इथरनेट 4 तक इतने पोर्ट्स को यूज करके हम लोगों ने ईथर चैनल बनाया। अब जो ईथर चैनल बनाया है ये अप है डाउन है क्या है, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड है। यहाँ पे आप जैसे ही आप कमांड एंटर करते हैं तो देखिए पोर्ट चैनल 4, ये पोर्ट चैनल 4 नंबर का एक लॉजिकल पोर्ट बन चुका है जिसके अंदर आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, ठीक है। इसका पोर्ट का स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल के स्टेटस भी अप है। एक चीज और, शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे तो जिन जिन पोर्ट्स को आपने ईथर चैनल बनाने के लिए यूज किया है उनका मोड देखिए, चैनल ग्रुप 4 मोड ऑटो है, ऑटो है, ऑटो है, ऑटो है। इस स्विच की तरफ ऑटो है, इधर लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको डिजायरेबल दिखाएगा, चेक करके देख सकते हैं। डू शो रन करेंगे तो ये दिख जाएगा आपको। इधर आपने डिजायरेबल यूज किया तो इधर डिजायरेबल दिख रहा है। मींस अब क्या होगा, अब कम्युनिकेशन क्या आपको बन के रेडी है या नहीं है, चेक करिए। बराबर 20 तो इसी का है, 10 का कम्युनिकेशन चेक करते हैं तो 10 का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। मींस ये हमें बता रहा है या यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि आपका ईथर चैनल प्रॉपर बन चुका है, ठीक है। और उस ईथर चैनल के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। एक चीज और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वीलैन अभी हमने सिंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। इन केस यदि इस तरफ मैं एक वीलैन बनाता हूँ, वीलैन 20 बनाता हूँ, सॉरी वीलैन 20 बनाता हूँ, इसका नेम देता हूँ मैं मैनेजमेंट, और वीलैन चलिए नंबरिंग नाम कुछ भी दे सकते हैं। वीलैन 10 बनाता हूँ मैं यहाँ पे यूजर्स करके, जिसका नाम देता हूँ यूजर्स, और इनके ऊपर पोर्ट असाइन करा देता हूँ। तो इंटरफेस FA जो अभी ऑलरेडी 10 नंबर का पोर्ट है उसको मैं मैनेजमेंट वीलैन पे डाल देता हूँ। तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एंड इंटरफेस FA 0/20 को 1 पे मैं जाता हूँ और स्विच पोर्ट एक्सेस करो वीलैन 20। कॉन्फ़िगरेशन को किया मैंने सेव। सेम इस तरफ भी मैं 2 वीलैन बना देता हूँ। कॉन्फ़िग टी किया सॉरी, और वीलैन पहले मैं उधर 20 बनाया था तो इधर भी 20 बना देता हूँ। नेम करके उसका नेम मैं मैनेजमेंट दे देता हूँ, MANAGEMENT। अभी मैं देख लूँ कि इसका नॉमेनक्लेचर प्रॉपर है या नहीं, स्मॉल में, ठीक है। और दूसरा मैंने बनाया था यहाँ पे 10 बनाया था, 10 का मैंने दिया था, क्या नेम दिया था इसका, यूजर्स, स्मॉल में ही है, ठीक है। तो इस तरफ आते हैं और दूसरा विलेन मैं यहाँ पे बनाता हूँ 10, जिसका मैं नेम देता हूँ यूजर्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, जिससे मेरा अभी ऑलरेडी एक डेस्कटॉप कनेक्टेड है 0/10, इसको मैं डाल देता हूँ। स्विच पोर्ट एक्सेस करो वीलैन 20 को, स्विच पोर्ट
एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 को और इंटरफेस करके FA0/20 पे जाता हूँ और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ सेव। अब दोनों तरफ मैंने 2020 नाम का एक VLAN बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक 20 नंबर पोर्ट से मैं कनेक्शन डाल देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये 20 नंबर पोर्ट से मैं गया और ये एक कनेक्शन डाल दिया, इधर पोर्ट नंबर 20 से कनेक्शन मैंने किया, ये कर दिया। अभी इनके ऊपर भी सिंपली मैं एक IP एड्रेस को असाइन करा देता हूँ। तो वहां पे मैंने 192 के लिया था, यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, 10.127 100.100 255.255.255.0 इधर पे 10.127 100.200 DNS देना कुछ कंपलसरी है नहीं। हालांकि मैं यहाँ पे गेटवे भी नहीं दूंगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट अभी यहाँ पे पूल और बाकी चीजें नहीं बनी हुई इसलिए मैं दे देता हूँ कि प्रॉब्लम ना करे। 10.127 100.200 255.255.255.0 10.127 100.100 इसका गेटवे, इसका IP उस डेस्कटॉप का गेटवे और इसका IP उसका गेटवे। अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे पिंग कराने के लिए जाता हूँ 10.127, या पिंग होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, करके देखते हैं। 10.127 100.100 को पिंग कराते हैं। पिंग का स्पेलिंग एरर है, इसको पिंग करा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। सेम दूसरे स्विच के दूसरे डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसका जो कम्युनिकेशन था इसको चेक करते हैं। ये 20 के को पिंग कर रहा है, 20 तो खुद का ही IP है। 10 को पिंग करा के देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ पोर्ट्स वगैरह शायद मैंने गलत असाइन करा दिया है। बेसिकली यहाँ पे होना क्या था कि अभी मेरे पास दो डिफरेंट VLAN हो चुके हैं। इधर दो डिफरेंट VLAN है, इधर दो डिफरेंट VLAN है, ठीक है। दोनों पे एक एक मैंने डेस्कटॉप कनेक्ट किया हुआ है और दोनों तरफ मैं पिंग चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था कि जो सेशन मेरा पहले से बना हुआ है उस सेशन का मेरे को पिंग जाना चाहिए था, बट नहीं जा रहा। तो उसका भी रीजन मुझे पता चल रहा है कि किस रीजन से वो नहीं जा रहा है। हो क्या रहा है, जब दो डिफरेंट VLAN ट्रेवल करते हैं स्विच के अंदर तो सिंगल पोर्ट के थ्रू तो कर नहीं सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो हमने ईथर चैनल बनाया है इस ईथर चैनल को एक्सेस, अभी जो सारे पोर्ट्स का जो मोड है वो एक्सेस मोड है, उन्हीं एक्सेस मोड्स को, एक्सेस पोर्ट्स को यूज करके मैंने ईथर चैनल क्रिएट कर दिया है। और जब वो मेरे पास एक सिंगल VLAN था तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन तो प्रॉपर हो रहा था दोनों तरफ डेस्कटॉप्स का। बट जैसे ही मैंने दो डिफरेंट VLAN क्रिएट करे तो उनका ट्रैफिक पास नहीं हो रहा है एक्सेस पोर्ट के थ्रू। तो मुझे अब इस ईथर चैनल को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस पोर्ट चैनल, और पोर्ट चैनल का नंबर है 4। अब इसको क्या करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव। इधर भी मैं आऊंगा, सेम चीज करूंगा, इंटरफेस पोर्ट चैनल 4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब डिफॉल्ट में यदि ट्रंक के ऊपर मैं कोई इनकैप्सुलेशन नहीं बताता हूं तो .1q इनकैप्सुलेशन डिफॉल्ट में लग जाती है, क्योंकि हमने ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा है .1q और ISL। तो यदि सिस्को के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल ISL के यूज करना चाह रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रंक के अंदर करना पड़ेगा। अदरवाइज डिफॉल्ट में वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल IEEE 802.1q का यूज कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रंक बना दिया, तो ट्रंक बना या नहीं बना वो भी देख सकते हैं। डू शो रन करेंगे तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि ये जो आपका चैनल बना हुआ था, 4 नंबर का आपने चैनल बनाया था, वो ट्रंक बन चुका है। और उसके अंदर जितने पोर्ट आपने ऐड किए थे वो ऑटो मोड में तो पहले से थे, बट वो भी ट्रंक बन चुके हैं। तो जो भी आप चेंजेस लॉजिकल पोर्ट के अंदर करेंगे वो आपके फिजिकल पोर्ट्स के अंदर अप्लाई हो जाएगा। बट फिजिकल पोर्ट के अंदर यदि कोई चेंजेस करते हैं तो लॉजिकल पोर्ट के अंदर अप्लाई नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमारा कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाना चाहिए, चेक करते हैं।
10.127 100.100 या नहीं हो रहा होगा तो फिर कुछ वीलेन या कुछ हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, वो चेक करना पड़ेगा एक बार मुझे, क्योंकि मेरा वीलेन नंबरिंग और कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी। तो फ्रेंड्स मुझे 2 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जस्ट बैक हो रहा हूँ मैं इसको इशू चेक करके कि कहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बोला था कि कुछ वीलेन वगैरह का इशू हो सकता है, सेम वही इशू था, इसलिए मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख लिया था। आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ क्या किया था कि वीलेन 10 के अंदर 10 का पोर्ट असाइन किया था, और वीलेन 20 के अंदर 20 का पोर्ट असाइन किया था। बट इस तरफ मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, वीलेन 10 के अंदर 20 का पोर्ट डाल दिया और वीलेन 20 के अंदर 10 का पोर्ट डाल दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से दोनों आईपी आपस में मैच नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने कहा था कि जो सेशन सबसे पहले बना हुआ था, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 डेस्कटॉप कनेक्ट किए थे, दोनों के ऊपर एक 192 का आईपी लिया था, उसके बाद मैंने एक वीलैन क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने 10 के सीरीज का आईपी डाला। तो ये 10 वाला मेरा पिंग नहीं करता, बट 192 का पिंग करता। उस टाइम पे ही मेरा कुछ वीलैन में गड़बड़ हो गया था, जब मैंने उस पोर्ट का असाइन किया था वीलैन के अंदर, इसलिए उस टाइम पे कम्युनिकेशन मेरा नहीं हो रहा था। अभी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ट्रंक बनाया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 200 तो उसका खुद का आईपी है। 100 की बात करते हैं, ये 100 का कम्युनिकेशन भी चालू है, और यहाँ से यदि हम चेक करें 192.10, ये दोनों कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने ईथर चैनल को ट्रंक पोर्ट बना के डिफरेंट वीलैंस को भी आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, जिसके बारे में बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था। अब दूसरी चीज यहाँ पे और चेक कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ तो मैंने चेक करा ही दिया है। शो स्पैनिंग ट्री वगैरह करके आप चेक करें तो एक बार देखिए डिजिग्नेटेड फॉरवर्ड, और ये सारे नंबर सब कुछ वैसे ही दिखा रहा है। अभी एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर आप देखेंगे तो खाली 10 और 20 दिखा रहा है। एक वीलेन आपको और दिखा रहा होगा 1, ये मैं इस विलेन की बेसिकली बात करना चाह रहा था, मैं इसकी बात करना चाह रहा था। ये विलेन क्या है, विलेन 1 है, सॉरी, विलेन 10 और 20 का यहाँ से है, 10 का यहाँ से है। मैं यहाँ पे इथर चैनल को चेक करना चाह रहा था, बट वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बाकी डू शो रनिंग कॉन्फ़िग करके इससे बचने के लिए नो आईपी डोमेन लुकअप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे, तो आपको डू शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि जो आपने ट्रंक पोर्ट क्रिएट किया था वो ट्रंक बन चुका है, और ये सारे पोर्ट्स भी ट्रंक में ऐड हो गए हैं। या फिर इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं, शो इंटरफेस FA 0/1 कोई भी आप चेक करना चाहें, स्विच पोर्ट इसका क्या है, तो एक एक पोर्ट को भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कि आपका जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 1 उसका नेम है, ये इसका जो मोड है ये ट्रंक बना हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रंकिंग वीलैंस इनेबल्ड हैं और सारे वीलैन क्रॉस हो सकते हैं। इनकैप्सुलेशन जो चल रहा है डिफॉल्ट में, मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो ट्रंक बनाया है उसके अंदर इनकैप्सुलेशन क्या चल रहा है, .1q इनकैप्सुलेशन डिफॉल्ट में चल रहा है। तो इस तरह आप एक एक इंटरफेस का डिटेल भी देख सकते हैं। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज जिसकी बात मैं कर रहा था, यहाँ से हम लोग अपना पिंग -n और 1000 टाइम इसका रिप्लाई लेते हैं, और यहाँ भी सेम चीज करते हैं, -n और 1000 टाइम रिप्लाई लेते हैं। कुछ गड़बड़ किया क्या मैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे, एंटर करते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके साइड पे लेके आते हैं ताकि साइड बाय साइड मुझे सारी चीजें दिखें। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इस स्विच के अंदर आता हूँ। हम लोगों ने बात की थी कि हमें रिडंडेंसी मिलती है, 4 लिंक यहाँ पे मैं कनेक्ट करके रखा हूँ। इनमें से यदि मिनिमम मेरी 2 लिंक भी बंद हो गई तो 2 लिंक पे मेरा इथर चैनल प्रॉपर स्टेबल, क्योंकि एटलीस्ट एक से ज्यादा लिंक चाहिए इथर चैनल क्रिएट करने के लिए। तो यदि मैं इंटरफेस रेंज
FA0/1 से लेके मैं 2 लिंक को करता हूँ यहाँ पे शट डाउन, तो भी मेरा ईथर चैनल बना रहेगा और मुझे रिडंडेंसी मिली रहेगी और मेरा प्रॉपर रिप्लाई ये चल रहा है, कोई कनेक्शन मेरा ब्रेक नहीं हुआ। इवन आप इसमें से यदि एक को और बंद कर देंगे तो आपका ईथर चैनल हो सकता है टूट जाए, वैसे टूटेगा नहीं बट हो सकता है कि ईथर चैनल टूटे, बट आपका ट्रैफिक फ्लो होता रहेगा, बेसिकली जो मैं ये बताना चाह रहा था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ईथर चैनल के अंदर आपको रिडंडेंसी भी मिलती है। और इसको अभी मैं कर देता हूँ नो शट, कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ सेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप लेक्चर थोड़ा सा 55 मिनट के आसपास हो चुका है और ईथर चैनल के बारे में हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। ईथर चैनल होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे आई, उसका क्राइटेरिया क्या है, उस ईथर चैनल के मोड्स क्या हैं, उसको कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम उसके मोड्स को किन किन मोड्स को यूज करेंगे, तो कैसे स्विच कंसिडर करेगा कि पीए जीपीए एलएसीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है, और उसका एक अच्छा सा लैब करके भी हमने देखा, सिंगल विलेन के ऊपर करके भी देखा और मल्टीपल विलेन के ऊपर भी करके देखा। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसका लैब करिएगा और अलग अलग तरीके से करिएगा। अभी तो मैं जस्ट एक डिजायरेबल और ऑटो लेके कंडीशन पे गया, आप एक्टिव एक्टिव डिजायरेबल इन सारी कंडीशंस को, और अब पॉसिबिलिटी हो तो पैसिव भी करके देखिएगा और मैन्युअली ऑन कंडीशन भी यूज करके देखिएगा, ऑन मोड को यूज करके आप चेक करिएगा। तो ये 3-4 सिनेरियो क्रिएट करके आप लैब करके एक बार बेहतरीन प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीजें करने जाऊंगा तो मेरा लैब इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका टाइम काफी लेंदी हो जाएगा। तो आप सारी चीजें परफॉर्म करके देखिएगा और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।